अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में यूमेल को नेविगेट करना सीखा था कि एसोसिएशंस क्लासेस पे जंप कैसे करते हैं। इसके बाद अब हमारा काम है ओसीएल टाइप्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना। फिर हम देखेंगे फंक्शंस पे कांस्टेंट कैसे लगाते हैं और एक दो चीज़ और देखेंगे। अच्छा, OCL एनी सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक सुपर टाइप है तमाम OCLs की, और ये जितनी भी हैं ये इसकी सब टाइप्स हैं। OCL एनी रेयरली यूज़ होता है और ये टाइप ज़्यादा यूज़ होती हैं। अच्छा, OCL टाइप क्या होती है? OCL टाइप ये होती है कि हमारे पास हमें पता नहीं है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम OCL टाइप यूज़ करते हैं किसी इनवेरिएंट पे लगाने के लिए। लाइक अगर किसी फंक्शन पे लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस फंक्शन में जो पैरामीटर आ रहा है ना, वो पैरामीटर सपोज माई पैरम के नाम से है, माई पैरम डॉट OCL टाइप इज़ इक्वल टू इंटीजर, कि वो जो भी पैरामीटर है उसकी OCL टाइप इंटीजर होनी चाहिए। वो एक प्री कंडीशन हम कह सकते हैं। लेट मी शो यू। सपोज हमने एक फंक्शन पे लगाना है, ठीक है, इनवेरिएंट। उसमें हम कह देंगे कि हम लगा रहे हैं पोस्ट प्री लगा रहे हैं, और हम कहते हैं कि माई पैरम जो इस फंक्शन में पैरामीटर आ रहा है डॉट OCL टाइप इज़ इक्वल टू इसकी कोई इंटीजर हो, या फिर हम कह देते हैं इसकी कोई माई क्लास के नाम से कोई हमने क्लास बनाई है, वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट। तो प्री कंडीशन हम ऐसे इस पर डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये सिंटेक्स कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। हम आगे और सिंटेक्स देखेंगे फंक्शंस के बारे में, विच इज़ मोर बेटर देन दिस सिंटेक्स। अच्छा, OCL इस काइंड ऑफ क्या करता है? OCL इस काइंड ऑफ ये करता है कि सुपर और सब क्लासेस के साथ डील कर रहा होता है। उसकी एग्जांपल हम ये देखेंगे बाद में। और OCL इस टाइप ऑफ क्या करता है कि सेम ऑब्जेक्ट से डील करता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि OCL मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास पैरामीटर का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसकी हमेशा मेरे पास डाटा टाइप होनी चाहिए पर्सन की। तो मैं ये करूँगा कि इज OCL इज टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिख दूंगा पर्सन, कि जो भी मेरे पास पैरामीटर आ रहा है उसकी हमेशा उसकी टाइप ना पर्सन होनी चाहिए। प्री कंडीशन में लगा दिया है मैंने। इसी तरह हमने OCL एज टाइप किया है। ये वैसे ये इतना यूज़ नहीं होता, इसको मिस कराते हैं। और OCL अनडिफाइंड हमारे पास आ जाता है कि अगर तो ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर तो ये डिफाइंड है, आपने डिक्लेयर वगैरह किया हुआ है, या फिर सही ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे कि पॉइंटर्स में हमारे पास नल रेफरेंस आ जाते थे और वो हम कहते थे वो आ जाता है अनडिफाइंड है। इस तरह मज़ीद बात की जाए तो ऑल इंस्टेंसेस हमारे पास एक सेट रिटर्न करता है, गेट द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन क्लास। ऑल इंस्टेंसेस हमारे पास सेट रिटर्न करता है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, उस पर ऑल इंस्टेंसेस कॉल करेंगे तो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास एसोसिएटेड, वो सारे आ जाएंगे। ये एक बात होगी। OCL इस काइंड ऑफ ये करता है। इस एग्जांपल से देखते हैं। अगर तो हमारे पास एक हायरार्की टाइप है इस तरह की, मतलब एक पाई है, वो दो तरह की हो सकती है, एप्पल पाई, पीच पाई, और वो एसोसिएटेड है इंग्रेडिएंट से, मतलब कि उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और आगे से कंपोजिशन का है। और वो इंग्रेडिएंट्स जो फ्रूट टाइप के होते हैं, और फ्रूट में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एप्पल और पीच। तो हमने एप्पल पाई पे एक कंस्ट्रेंट लगा दी है कि उसमें इंग्रेडिएंट लगाओ सेल्फ डॉट इंग्रेडिएंट, जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन सारों पे, फॉर ऑल, उन सारों पे कंस्ट्रेंट लगाओ कि OCL इस काइंड ऑफ एप्पल, कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के हों, एप्पल टाइप के हो। जाहिर सी बात है पीच टाइप के थोड़ी होंगे।
चूँकि यहाँ हायरार्की की बात हो रही है तो हमने इस काइंड ऑफ यूज़ किया है जहाँ पे हम सुपर क्लासेस और सब क्लासेस के साथ डील कर रहे होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स कॉन्फॉर्मेंस रूल्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें आएंगे भी नहीं। और कॉन्फॉर्मेंस रूल्स में एक बात देख लेते हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं डालनी जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हो। जहाँ के सपोज हमने एक फंक्शन लिखा है, उसमें हम कह रहे हैं कि सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 33 और उस पर उसी क्लास पे इन्वेरिएंट डिफाइन किया हुआ है सेल्फ डॉट एज इज़ लेस दैन 18, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और ये हमें OCL टूल में रन टाइम पे कॉन्फॉर्मेंस एरर थ्रो करेगा। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये वही है जो हमने पहले अनडिफाइंड की बात की है। अच्छा, इसमें हमने वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, ऑन द फ्लाई डायनामिक वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं। वो ये हो सकता है कि हमारे पास एक पर्सन की इन्वेरिएंट हम डिफाइन कर रहे हैं और इन्वेरिएंट का हम कह रहे हैं कि इन्वेरिएंट में आते साथ आप एक इनकम का नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी और उस पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने और उसे क्या सेल्फ डॉट जॉब डॉट सैलरी का सम, कि जितनी भी इस पर्सन की जॉब्स हैं उसकी सैलरी हमें एक सेट के तौर पे रिटर्न होगी। मुख्तलिफ जॉब्स हैं, ज़्यादा सारी जॉब्स हैं तो ज़्यादा सारी सैलरीज होंगी, वो हमें एक सेट के तौर पे रिटर्न होगी और वो उन सेट में हमने उस सेट का सम कॉल कर लिया है फंक्शन। तो हमारे पास एक उन सारी सैलरीज का सम आ जाएगा इनके इनकम के वेरिएबल में और ये इन हमने बाद में लाजमी डालना है। उस पर हम इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट लगा दिया कि अगर तो वो अनएम्प्लॉयड है पर्सन तो उसकी इनकम लेस देन 100 है, अगर तो एम्प्लॉयड है तो उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो हमें ये वाला काम बार बार इधर करना नहीं पड़ा दो जगह, विच टेल्स अस द बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स डायनामिकली। तो इसके बाद एंड इफ आ गया, हमने इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर लिया। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हम कैसे इन्वेरिएंट्स लगाते हैं एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एक कॉन्टेक्स्ट हम कंपनी पे लगा रहे हैं और कंपनी के किस फंक्शन में लगा रहे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से डायरेक्ट बता दो काउंट फीमेल एम्प्लॉयज़। जब हमने फीमेल एम्प्लॉयज़ पे लगाया उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। और हमने कौन सी लगानी है, पोस्ट कंडीशन लगानी है, पोस्ट कंडीशन लगानी है। और एक रिज़ल्ट का हमारे पास कीवर्ड होता है। जब भी हमारा कोई रिज़ल्ट एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है तो हमेशा हम उसको स्टोर कराते हैं एक रिज़ल्ट के कीवर्ड में और ये कीवर्ड रिटर्न वैल्यू से हमें रिप्रेजेंट करा रहा होता है कि रिटर्न दिस, एक तरह से आप समझ लो रिटर्न दिस। तो अब इस रिज़ल्ट इक्वल है हमारे पास सेल्फ डॉट एम्प्लॉय, एक कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक लिस्ट है हमारे पास, उनमें से वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करो। पी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है जिनका जेंडर डॉट फीमेल, जेंडर डॉट 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 फीमेल के इक्वल है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फीमेल। ये हमारे पास क्या है, ये एक इन्यूमरेशन है, हमने ऊपर देखा था अपनी एग्जांपल्स में, यही एग्जांपल थी। तो ये हमारे पास एक इन्यूमरेशन है, हम कह रहे हैं जिनका जेंडर फीमेल है वो सारे हमारे पास लिस्ट रिटर्न कर दो। अब जब लिस्ट रिटर्न आ गई तो जाहिर सी बात है हमने लिस्ट तो इधर भेजनी नहीं वापस, हमने साइज़ भेजना है उस लिस्ट का कि कितनी फीमेल्स हैं टोटल। तो ये साइज़ हमने कैलकुलेट किया, रिजल्ट में स्टोर कर रिटर्न कर दिया। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल आ गई। इसी की दूसरी एग्जांपल हमारे पास इस तरह हो सकती है कि दूसरा सिंटेक्स कह लो कि एक कॉन्टेक्स्ट पे हमने लगाया, किस पे लगाया है, किस क्लास पे लगाया है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की क्लास पे, और किस फंक्शन पे लगाया वो हम डिफाइन नंबर ऑफ सैलरीज पे लगाया और वो इनपुट क्या ले रहा है, एक कंपनी टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, रियल नंबर। तो हम कह रहे हैं कि जो रियल नंबर रिटर्न कर रहा है वो इक्वल होगा हमारे पास हमेशा सी डॉट जॉब जितनी भी वो कंपनीज में जॉब कर रहा है उस कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में से हम कलेक्ट कर लेंगे सैलरी। अब हर जॉब के ऑब्जेक्ट की एक हमारे पास एट्रीब्यूट होगा सैलरी का। तो हमारे पास ये है कि कलेक्ट ये करता है कि सारी एक कलेक्शन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रेवर्स करता है और इसमें इधर कलेक्ट के अंदर जो हमने सैलरी दी है ना उन सारे ऑब्जेक्ट से
उनकी सैलरी पकड़ पकड़ के एक नई लिस्ट में अपेंड करता रहता है और वो लिस्ट हमें रिटर्न कर देता है। अब हम वो लिस्ट एक रिटर्न कर रहा है और हम उस लिस्ट का सम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी सारों की, और वो हमारे पास ये रियल नंबर रिटर्न वगैरह हो जाएगा। ये एक एग्जाम है सिंटेक्स, और ये एक सिंटेक्स है। तो हमने मेरे ख्याल से बाकी तो हमने पढ़ा भी नहीं हुआ, तो यहीं तक हमने करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम बाकी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।